हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज मैं काफ़ी समय के बाद आप लोगों के साथ में अपना ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ समय तक मैं अपनी वीडियो शेयर नहीं कर पाया, कुछ समस्याएं हो गई थी उसमें। तो आज से ये मेरी जो वीडियो होंगी वो रेगुलर आप लोगों तक पहुँचेंगी। तो आज जो मेरा ये वीडियो है वो क्लास 10 से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इसमें क्या है, आपको बात करना है कि जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस है, इसमें जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसमें हमें, जैसे मान लीजिए हम कहीं जाते हैं या कुछ सामान लेने गए मार्केट, तो वजन करते हैं वहाँ पर भी। तो वजन कैसे करते हैं कि दोनों साइड के जो पलड़े होते हैं उनको हम इक्वल रखते हैं, यानी कि ना इधर का कम हो ना दूसरी साइड का कम हो। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ पर क्या करना है कि जो जैसे मान लो हम यहाँ पे हमने कोई एक केमिकल इक्वेशंस लिखा है, जैसे कि एक एग्जाम्पल छोटा सा समझते हैं H2 + O2, और इससे यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें जो रिजल्ट बन के प्राप्त होगा वो होगा H2O। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो ये एरो है ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो पक्ष होते हैं, पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। ये दो पक्ष होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशंस हो उसमें दो पक्ष होते हैं, यानी कि दो साइड होती हैं। पहला है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब वे साइड यानी कि वे पक्ष होता है जिसमें क्या होता है कि जब कोई अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने में हमें कम से कम दो या दो से अधिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आवश्यकता होती है। तो जिस पक्ष में हम उन पदार्थों को रखते हैं जो पदार्थ अभिक्रिया करने वाले होते हैं, उस पक्ष को रिएक्टेंट या हिंदी में इसी को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। इसके बाद जब हम कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये काम किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया एक साथ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ, यानी कि हमारा काम कंप्लीट होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला, यानी कि जो हमें प्राप्त हुआ, रिजल्ट प्राप्त हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट या फिर उत्पाद कहेंगे अभिक्रिया की भाषा में, यानी कि रसायन विज्ञान की भाषा में हम इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट या उत्पाद कहेंगे। अब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट लिया है यहाँ पे, तो ये तो हमारा इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो क्या बन गया, रासायनिक अभिक्रिया बन गई। अब रासायनिक अभिक्रिया तो बन गई, लेकिन ये बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस का मतलब ये संतुलित है अथवा नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब ये कैसे चेक करेंगे, तो देखिए जब हम मान लीजिए कि नॉर्मली कहीं मार्केट जाते हैं या कहीं भी जाएं किसी भी मार्केट प्लेस में, तो कुछ सामान खरीदते हैं, या जैसे मान लीजिए हम सब्जी लेने गए तो वहाँ पे सब्जी खरीदते हैं, तो क्या करते हैं कि देखते हैं कि यदि हम 1 किलो सामान ले रहे हैं तो जो 1 किलो का बाट होगा उसी के बराबर हमें सब्जी लेनी होती है। ऐसे ही यहाँ पर कि हमने जितना प्रोडक्ट लिया है, यानी कि जितना हमने रिएक्टेंट यानी जितने हमने अभिकारक लिए हैं, उतना ही हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, प्रोडक्ट प्राप्त होना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पे तो हम तराजू से तौलेंगे नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो एलिमेंट्स दिए हैं इसमें ये तत्व लिए हैं, तत्व ना भी तत्व हो, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट कंपाउंड भी हो तो भी हमें उसमें एक एक ही एलिमेंट्स को कंफर्म करना होता है। तो हमारा पहला एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और दूसरा है ऑक्सीजन, और वही यहाँ पर भी होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और हो वहाँ कुछ और हो। अगर ऐसा मान लीजिए आपको मिलता है तो ये मान लीजिए कि वो गलत रिएक्शन है। रिएक्शन तभी सही मानी जाएगी जितने एलिमेंट्स इस साइड हों उतने ही एलिमेंट्स दूसरी साइड भी हों। अब कैसे इनको बैलेंस करेंगे, तो चाहे तो एक तरीके से पहले एक समझते हैं कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं, पहले हमें क्या करना है कि इस साइड एलिमेंट्स रखने हैं सिर्फ एक साइड के, आप रिएक्टेंट के लिख लीजिए या फिर प्रोडक्ट के, क्योंकि जो यहाँ पे होंगे वही उधर होंगे। अब एक साइड ऐसे ही आप लिखिए अभिकारक और एक साइड लिखिए उत्पाद। अब ये देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है वो अभिकारक में कितने हैं, यानी कि जहाँ पे अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन यूज हुआ वहाँ पे इसकी संख्या कितनी है, तो अभिकारक के रूप में इसकी संख्या कितनी है, 2, और हाइड्रोजन की ही उत्पाद के रूप में कितनी संख्या है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये दोनों साइड बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यही हमें प्राप्त करना है कि यानी कि इन जो तत्वों की संख्याएं हैं दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं है।
अब दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है, 1 2 है, और इधर कितनी है, 1 है। ये जो संख्याएं डिसाइड करते हैं वो संख्याएं डिसाइड की जाती है किसी भी तत्व के साइड में, यानी कि सफिक्स के रूप में कोई संख्या तो नहीं लगी है। सफिक्स के रूप में यदि कोई संख्या है वही उस तत्व की संख्या मानी जाती है। या फिर यदि इसके बाएं पक्ष में, कहाँ, बाएं साइड, इधर कोई संख्या लिखी है तो वो संख्या उस पूरे कंपाउंड की संख्या मानी जाती है। तो यहाँ पे तो कोई संख्या है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये देखिए ऑक्सीजन की संख्या इधर तो 2 है और इधर 1 है, तो हमें बैलेंस करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर बैलेंस 2 करने के लिए इसको हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब इधर जब मल्टीप्लाई 2 किया तो हम यहाँ भी करेंगे। अब ये देखिए जो हम अपने तरफ से नंबर ऐड करते हैं उन नंबरों को कहाँ लिखा जाता है, जो हम अपनी तरफ से नंबर ऐड करते हैं उन नंबरों को हमेशा कहाँ पर, इस जगह ऐड करना है आपको, बाएं साइड में, बाएं पक्ष में, कंपाउंड के बाएं हिस्से में ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, 2 लिख दिया। अब 2 लिखने के बाद क्या चेंजमेंट होता है अब देखते हैं। हमने 2 लिखने के बाद O को तो बैलेंस कर लिया, बट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ये क्या, हाइड्रोजन, यानी कि H की संख्या हमारी अब कितनी हो गई, हमेशा इन संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 यानी कि 2 दूनी 4, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इधर तो ये 4 होगा, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो गया तो इधर 4 हो गए। जब इधर 4 है तो हमें यहाँ भी 4 करने होंगे, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने वहाँ भी बताया कि जब भी हम कोई नंबर अपने आप से ऐड करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, हमेशा तत्व या कंपाउंड के बाईं ओर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इस प्रकार ये हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए कुछ देखते हैं इसके और एग्जाम्पल। मैंने कुछ ऑनलाइन सर्च करके रखे हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छी मिल जाते हैं, काफ़ी टफ भी मिल जाते हैं और इजी भी मिल जाते हैं, हर प्रकार के मिल जाते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पहला है NaHCO3, NaHCO3 एरो Na2CO3, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये केमिकल इक्वेशंस है। इसमें हमें इसको बैलेंस करना है, यानी कि अब देखना है ये बैलेंस है कि नहीं है। तो अब इसको क्या करते हैं, नॉर्मली डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, आपकी सुविधा के लिए एक इसमें चेंज करना है कि ये जो कंपाउंड लिखे हैं इन कंपाउंडों को आपको इस प्रकार से बॉक्स के रूप में बंद कर देना है, इस प्रकार बॉक्स के रूप में बंद करना है। और फर्स्ट टाइम जब आप इसमें बैलेंस करेंगे तो किससे करेंगे, पेंसिल से करेंगे। और ये बॉक्स भी आपको पेंसिल से ही लगाने हैं ताकि बाद में आप इसको इरेज कर सकें, क्योंकि अगर मान लो पेन से लगाते हैं और इरेज नहीं करते तो थोड़ा ऑड लगेगा, देखने में भद्दा टाइप में लगेगा। इसलिए इसको पेंसिल से ही लगाना है और पेंसिल से ही आपको बैलेंसिंग भी करनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे हमने यहाँ पे सोडियम को बैलेंस किया, हो सकता है बाद में किसी और तत्व को बैलेंस करने के बाद ये डिसबैलेंस हो सकता है। तो इसलिए पेंसिल से ही बैलेंस करें। जब फाइनल बैलेंस हो जाए तब आपको वहाँ पे पेंसिल की जगह पेन कर देना है और पेंसिल को इरेज कर देना है। अब देखिए कैसे इसको बैलेंस करेंगे। एक एक तत्वों को हमें काउंट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम। तो सोडियम की संख्या यहाँ पर जैसे दिख रही है हमें 1 है और यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है। तो जब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो उसको हमें, यानी कि वहाँ तो हम कुछ करेंगे नहीं, जहाँ पे हमें संख्या कम मिले उसको हमें बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे संख्या कम है तो इसको हमें यदि डबल करना है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि हम देखिए यहाँ पे बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, ना बॉक्स के दाईं ओर करेंगे ना बॉक्स के अंदर, कहाँ करेंगे, सिर्फ बॉक्स के बाईं ओर, इस हिस्से में करेंगे चेंजमेंट। अब ये सोडियम तो बैलेंस हो गए। अब आगे देखते हैं। अब इस 2 यूज करने के बाद क्या हो गया, अब ये जो 2 लिखा हुआ इस 2 का मल्टीप्लाई हर एक इस तत्व के साथ होगा। तो हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आगे 2 लिखा है। अब इधर हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी 2 है, ये हमारा बैलेंस है। सोडियम भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कार्बन। तो कार्बन की संख्या कितनी है,
दो ही है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या देखते हैं, एक ये है और एक ये है, एक और एक दो, बैलेंस है ये भी। ऑक्सीजन की संख्या तो देखो 3 तो ये पहले से यहाँ पे है और 2 का मल्टीप्लाई जब ये और हो जाएगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कितने हैं, 3 ये हैं क्योंकि कोई मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, 3 2 5, 5 और 1 6, यानी कि हमारा ये जो केमिकल बैलेंसिंग है ये हमारी क्लियर है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो ये समीकरण है वो संतुलित है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसे एग्जाम में लिखना, एग्जाम के लिए आ जाए तो यहाँ पे बाद में संतुलित करने के बाद ये लिख दीजिए कि दिया गया रासायनिक समीकरण संतुलित है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं एग्जाम में। तो क्या होगा कि जैसे कि आप मान लीजिए इस टाइप से लिखते हैं तो एग्जामिनर जो होगा वो ये समझेगा कि आपको इस सब्जेक्ट में अच्छी दिलचस्पी है, यानी कि अच्छी रुचि रखते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो थोड़ा सजा कर के भी लिखना एक अच्छा मतलब कि अच्छा प्रभाव डालता है किसी भी एग्जामिनर पे, क्योंकि जैसे कि हम लोग भी मान लीजिए जाते हैं कॉपियाँ चेक करते हैं तो वहाँ पे हम लोग भी यही देखते हैं कि कौन सा बच्चा किस कॉपी को कितने अच्छे से लिख रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने इस कॉपी को अच्छे से लिख दिया, अच्छे से फाइंड आउट किया, एक एक शब्द आपने क्या किया कि इस प्रकार से लिख दिया कि एग्जामिनर को ज़्यादा उसमें मेहनत करनी ही ना पड़े, और कॉपी तो इतनी साफ साफ लिखिए कि एक एक शब्द एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, यानी कि वो सिर्फ स्टार्टिंग की 1-2 लाइन ही रीड करे और इसके बाद आपको नंबर देते हुए चला जाए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 1 और 2 पेज होते हैं वही एग्जामिनर के लिए सबसे मेन होते हैं। यदि आपका पहला और दूसरा पेज ही प्रभावहीन हो गया तो ये मान लीजिए कि आपकी बाकी की कॉपी ना के बराबर ही चेक होगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि कॉपी को अच्छे से अच्छे मतलब कि तरीके से लिखिए उसको, और बढ़िया अच्छे तरीके से फाइंड आउट करिए, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझाइए। तो ऐसे तरीके से लिखिएगा तो उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल इसके समझते हैं। और हाँ, यदि आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और एग्जाम्पल चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है BaCO3 प्लस HNO3 एरो BaNO3 का होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। अब क्या करना है, ये हमारा केमिकल इक्वेशन से बन गया। तो सबसे पहले हमारा काम एक है कि हमें इसको बॉक्स में बंद कर देना है। इस प्रकार हम बॉक्स में बंद कर देंगे। अब बॉक्स में बंद करने के बाद क्या करना है, मेन काम स्टार्ट करना है कि हमें एक एक एलिमेंट्स को इसमें क्लियर करके काउंट करना है कि दोनों सारे बराबर है कि नहीं है। तो पहला हमारा एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, बेरियम है। बेरियम की संख्या यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। अगला है हमारा कार्बन, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसको भी इग्नोर करते हैं। ऑक्सीजन की संख्या देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 और 3 कितने हुए, 6 हो गए। और यहाँ पर कितने हैं, देखो 3 दूना 6 तो ये हैं, और 3 ये हैं, 2 ये हैं और 1 ये है, कितना 6 2 8 1 9। तो 9 को हमें इस साइड बैलेंस करना है। तो देखिए यदि 9 को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है कि पहला मान लीजिए कि जैसे ये 6 है प्लस 2 है प्लस 1 है, तो इन दोनों को 3 करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 का पेयर था, 3 और 3 था, तो 3 से तो हमारा ये 3 कैंसिल हो गया, कोई भी एक 3 कैंसिल कर दे। तो अब क्या करेंगे, किसी एक 3 को, 2 3 है यहाँ अपने पास इधर, तो 2 में से किसी एक को हमें 6 करना है। अगर हम 6 कर देंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसको समझेंगे कि हम कौन से 3 को 6 बनाएं। तो देखिए पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले यही 3 मिलता है। तो यदि हम इस 3 को डबल करते हैं तो इस 3 को डबल करने की वजह से हमारा बेरियम भी डबल हो जाएगा और कार्बन भी डबल हो जाएगा। तो जिससे हमें क्या करना होगा कि यहाँ की संख्याएं एडजस्ट करनी होंगी, तो वो हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम इसको इग्नोर करते हैं और इसको डबल करते हैं। तो यहाँ पे इसको डबल करने के लिए हमने किया क्या, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 3 6 ये हो गया, 3 ये हो गया, 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, जितने कि यहाँ पर थे। ये हमारा क्लियर हो गया, इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है,
हमारा बेरियम हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन की नंबर है, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? अब 2 हो गए। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? डबल। तो यहाँ पे सिर्फ ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी यहाँ पे 2 है। इसके बाद क्या है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की संख्या भी यहाँ पे कितनी है? 2 है। अब नाइट्रोजन की संख्या इधर 2 है तो यहाँ पर भी तो 2 है, क्योंकि ये देखो क्या है? होल ट्वाइस। और होल ट्वाइस का मतलब ये है कि जितने में ये कोष्टक लगा है उसके बाद जितना भी नंबर है उस नंबर का मल्टीप्लाई उस कोष्टक के अंदर सभी तत्वों के साथ होगा। तो नाइट्रोजन की संख्या वहाँ पे 2 हो गई। इसके बाद ऑक्सीजन को ऑलरेडी हम बैलेंस कर चुके हैं, अतः हमारा ये समीकरण क्या है? बैलेंस है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं कि दिया गया रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज ये जो मेरी पहली क्लास है, काफ़ी दिन के बाद, लगभग 2 महीने का समय हो गया था। 2 महीने के बाद मैंने आज काफ़ी समय बाद, या लगभग हाँ 2 महीने से ऊपर ही हो गया, 2 महीने के बाद ये वीडियो अपलोड किया। तो आज तो केवल यही वीडियो, लेकिन कल से आपको पर डे एक 10th की वीडियो मिलेगी और एक 12th की वीडियो। इसके अलावा 11th या 9th से रिलेटेड भी वीडियो मिल सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ये क्वेश्चन ये ना मानिए कि सिर्फ यूपी बोर्ड से रिलेटेड हैं। ये आपको आईआईटी, जेई और नीट एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ ये हमेशा ही मैं आईआईटी, जेई या नीट रैंक की किताबों से या उन एग्ज़ामों से ही निकाल कर लाता हूँ, ताकि आपको क्या है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी से उस चीज़ की प्रिपरेशन करें। 9th से ही जो बच्चा 9th में है, 10th में है या 11th या 12th में है और वो अभी से क्या करना चाहता है कि नीट या आईआईटी, जेई रैंक की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वहाँ आपको यहाँ मतलब कि मेरी इन वीडियोस से उसको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और यदि आपको अलग से तैयारी करनी है तो मैं उसका भी सिलेबस कुछ दिन में अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। बट ये ना समझिए कि ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मिक्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि देखिए अपना जो क्षेत्र है उसमें क्या है कि बच्चे जो कंपटीशन लाइन में जाते हैं तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मैं अपने से जानता हूँ, क्योंकि हमें इंग्लिश कंप्लीट करने में, अपनी सब्जेक्ट की ही इंग्लिश कंप्लीट करने में बहुत समय लगा था। तो मैं समझ सकता हूँ बच्चों की समस्याएं, इसलिए मैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से बताता हूँ, ताकि हिंदी भी कंप्लीट हो, क्योंकि हिंदी में देखिए समझ में अच्छा आता है, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा होती है और इसलिए उसमें अपना प्रवास जो होता है, बात करने का तरीका होता है, वो हिंदी में ही अच्छा बन सकता है, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है हम उसी में ही कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं। बाकी दूसरी भाषा तो हम केवल रटते हैं, रट्टा मार सकते हैं, तो उतना समझ नहीं सकते। हाँ, वो मानता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम से तैयार होते हैं बच्चे, वो भी ये मान लीजिए कि बहुत ही नॉर्मल होते हैं, मैंने बहुत से बच्चों को देखा भी है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश उस चीज़ की इंग्लिश तैयार रखिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, बट कोशिश करिए कि उस चीज़ को हिंदी में अच्छे से पहले समझ लीजिए, फिर उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया हिंदी से इंग्लिश कंप्लीट, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल इसके सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैं अपनी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या पर्सनली मेरे टेलीग्राम नंबर में आप मुझको मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैं आपके जो डाउट्स होंगे उन डाउट्स से रिलेटेड एक वीडियो नेक्स्ट डे आपको अवश्य प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए एक और देखते हैं, PbCrO4 प्लस HNO3 एरो PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2CrO4। अब ये एक छोटा सा है इक्वेशन, तो उसमें भी हमें वही तरीका अपनाना है कि पहले हम इसको बॉक्स में बंद करेंगे। भाई बॉक्स में बंद कर दो, कहीं भाग ना जाए, तो इसको हमने बॉक्स में किया बंद, ठीक है। इस प्रकार करेंगे इसको, सभी समीकरणों को, सभी कंपाउंडों को बंद कर देंगे बॉक्स में, सबको ताला लगा के बंद कर दो। अब क्या करें,
भाई अब तो बंद हो गए, अब तो कहीं जा नहीं सकते, अब इनको एक एक करके इनसे निपटते हैं, समझते हैं इनकी समस्याएं। तो पहले मिलते हैं पीबी से। तो अब देखते हैं कि पीबी यहाँ पे तो अकेला है, तो दूसरी जगह भी देख लेते हैं अकेला है कि किसी और भी यहाँ पे साथ में हो गए। तो पीबी यहाँ अकेला है, इधर भी पीबी अकेला है, दोनों अकेले हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब इनसे कोई समस्या नहीं है हमें। आगे देखते हैं, मतलब ये है कि पीबी यहाँ पे एक है और पीबी की संख्या इधर भी एक है। अब दूसरा देखते हैं, पीबी तो हो गया, क्रोमियम से निपट लेते हैं इससे भी। तो क्रोमियम की संख्या इधर एक है और इधर भी क्रोमियम की संख्या एक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और इधर +3 ये, और तो 4 और 3 7 हो गए। इधर देखो 2 3 6 तो ये हो गए और 4 इधर ये हो गए, 6 और 4 ये हो गए। अब देखिए ये तो 4 हैं, तो ये 4 तो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा ये 3, मतलब ये 3 बचा और ये 6 है। तो यदि हम इस 3 को चाहें तो 6 बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, पहले 3 था +6 हो गया और ये इक्वल में 10 आ गया, और 10 हमारा इधर भी है, 6 और 4 10। अब देखो यहाँ पर 2 तो कर दिया, बैलेंस हो गया। अब अगला हमारा क्या है, H है। तो H की संख्या अब कितनी हो गई, 2 हो गई, इधर इधर भी 2 है। यहाँ पे N की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, यहाँ पर भी N की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन ऑलरेडी हम बैलेंस कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम इनको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए एक और इसी क्रम में देख लेते हैं। तो देखो एक छोटा सा और है, CaSO4 प्लस MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस एरो, CaOH का होल ट्वाइस प्लस MgSO4। तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसको हमें देखना है कंप्लीट करके कि यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले हम इसको बॉक्स में बंद करते हैं, ये हमने किया बंद, ये यहाँ पे 4 है, इसको भी किया बंद, सबको बंद कर देंगे, ये हमने सबको किया बंद। अब यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है, इस साइड भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर की संख्या यहाँ पे 1 है और इधर भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4 है और इधर कितना है, 2 है, 4 और 2 कितना, 6, इधर देखो 2 है और यहाँ पे 4 है, 2 + 4 कितना हुआ, 6 हुआ, ये बैलेंस है। Mg की संख्या इधर 1 है, इधर भी 1 है। H की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी H की संख्या 2 है, नॉर्मली बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं हुआ। ये जो SO4 है इतना ये, और यहाँ पे ये जो OH है, ये एक दूसरे की जगह अपना स्थान इन्होंने क्या किया है, एक्सचेंज किया है। और 10th में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यदि कोई किसी 2 कंपाउंड हैं और 2 कंपाउंडों के कुछ अवयव आपस में स्थान क्या करते हैं, बदलते हैं, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, इसको भी यहाँ पे सीख लेते हैं। वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे हमें और भी एक चीज़ सीखने को मिली कि हम यहाँ पे रिएक्शन भी पता कर सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो ये यहाँ पे रिएक्शन बन रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।